नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में बड़े नेताओं के बड़े कारनामे सामने आए हैं और वो भी आरटीआई के खुलासे के बाद। माना जा रहा है, जो अभी तक जानकारी है, कि 71 विधायकों में से 44 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा तक देना मुनासिब नहीं समझा। यानी कि जो राजनीतिक नैतिकता की बात करने वाले जो नेता हैं, इसमें सभी लोग हैं, चाहे सीएम पुष्कर सिंह धामी हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, सुबोध उनियाल हों या फिर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हों, और भी बड़े बड़े नेताओं के नाम इस सूची में शामिल हैं। तो जो राजनीतिक नैतिकता की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को खूब ज्ञान देने का काम करते हैं, क्या उनका काम नहीं था कि समय रहते अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते? तो क्या अपनी संपत्ति छुपाई जा रही है? जनता से सूचनाओं को छुपाना भी एक तरह से कानून तोड़ने जैसा ही है। और इस हालात में सभी 44 विधायकों ने कानून को तोड़े हैं, अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं किया। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में आरटीआई से बड़ा खुलासा। जनता में खुल गई बड़े नेताओं की पोल। 44 विधायकों ने नहीं सौंपा संपत्ति का ब्यौरा। देवभूमि के नेताओं में राजनीतिक नैतिकता कितनी है? आरटीआई के हवाले से इसका बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 71 में से 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा में सौंपना जरूरी नहीं समझा। खास बात, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी बड़े नेता इस करतूत को करने में गुरेज नहीं किया। मतलब साफ है, कानून से ज्यादा पार्टी और पद को तरजीह दी गई। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सफाई देने में लगी है। हर विधायक, हर सांसद, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिल्कुल जो नियम कायदे बने हुए हैं कि हमको टाइम पर अपनी आय का ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरा देना है। प्रत्येक विधायक सांसद की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो समय से पहले इस ब्यौरे को दे दे। अब किन कारणों से ये नहीं हो पाया, ये तो महानुभवी बता पाएंगे। विधायक को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, लेकिन उसमें बाध्यता नहीं है और दंड का प्राविधान भी नहीं है। तो इसकी वजह से लोग नहीं देते हैं, वो ये उसको एक गौण काम समझ लेते हैं। हकीकत ये है कि जब हम चुनाव में जाते हैं, एक प्रत्याशी के रूप में नामांकन करते हैं और तब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, उस समय देना बाध्यता है। अगर नहीं देंगे तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब उस समय हम दे सकते हैं तो हर साल देने में भी किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो लोग जनता द्वारा चुने जाएं, वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखें। उत्तर प्रदेश मंत्री विधायक अधिनियम 1975 की धारा 3 के मुताबिक मंत्री और विधायक बनने के 3 माह के अंदर विधानसभा सचिव को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपना जरूरी कर्तव्य है। गजट में आम जनता की सूचना के लिए इसे प्रकाशित किया जाना जरूरी होता है। लेकिन देखिए, राजनीतिक नैतिकता की दुहाई देने वाले ये तमाम बड़े नेता कैसे खुद को कानून से बड़ा मानने लगे हैं। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। देखिए किस तरह से कानून को तोड़ा गया है। वैसे साफ इसमें कहा जा रहा है कि भरना कोई जरूरी नहीं है, देना चाहिए। यानी कि एक कर्तव्य है, इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। दंड का कोई भागीदार नहीं होता है, इसलिए इस काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। विनय गोयल जी, आपका स्वागत है। लखपत बुटोला जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका भी स्वागत है। विनय गोयल जी, ऐसा क्यों हो रहा है? सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। कई लोग, 44 विधायकों का नाम है, नेता प्रतिपक्ष का भी इसमें नाम है। यानी कि पार्टी चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, यानी कि पार्टी और साथ ही साथ अगर कानून की बात करें, इन सारी चीज़ों से पार्टी को खुद को ज़्यादा बड़ा मानती है। पद को ज़्यादा तवज्जो दिया गया कानून के सामने। क्या इस कर्तव्य का निर्वहन समय रहते नहीं किया जाना चाहिए था, विनय गोयल जी? देखिए, आदर्श स्थिति की यही थी कि सभी लोग समय से अपना आय का ब्यौरा देते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल कोरोना के कारण से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रही और उस समय सबकी प्राथमिकता
अपने क्षेत्रवासियों की, अपने प्रदेशवासियों की, अपने देशवासियों की स्वास्थ्य की चिंता और उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं जुटाना है या जो भी कुछ कार्यक्रम करना है वो शीर्ष प्राथमिकता पे आ गया। और इसी के साथ हमने देखा कि बहुत तरीके से या जिस तरह से हमेशा हम लोग अपने सेशंस करते हैं, विधानसभा के सत्र आहूत करते हैं, वो भी उस प्रकार से नहीं हो पाए। अगर हम विद्यालयों की स्थिति देखें तो आज तक भी विद्यालय भी ठीक से खुल नहीं पाए हैं। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं अब पटरी पर लौट रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा समय से देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब चुनाव हुए हैं और चुनाव में जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में ही बताया गया कि उस समय तो मैंडेटरी है, सभी को अपने आय का ब्यौरा देना ही देना है। तो उसमें जो भी दोबारा चुनाव लड़े हैं उन्होंने दिया है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस विषय को और गंभीर बनाए जाने की आवश्यकता है। थोड़ा से इसमें और सख्त प्राविधान किए जाने की आवश्यकता मुझे लगती है। नहीं देखिए, जब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जब आपको नॉमिनेशन करना होता है, उस वक्त मैंडेटरी किया गया है, नो डाउट। लेकिन क्या हर साल विधानसभा की सचिव को शायद ये पूरा पेपर सौंपना होता है? जहां पूरी दुनिया ऑनलाइन व्यवस्था पर चल रही थी, पूरी दुनिया, चाहे वो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, सब जगह ऑनलाइन चीज़ें हो रही थी, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये ज़रूरी चीज़ें भी ऑनलाइन किया जा सकता था? अगर कोरोना का वक्त था भी तब भी, मतलब पूरा ये जो ज्ञान दुनिया को दे रहे थे राजनेता या जनप्रतिनिधि, वो ज्ञान खुद अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहे थे उसको? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही है वो किया जा सकता था, किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था जो कोरोना का प्रहार जो है वो उस सदी का मानव जाति पर एक प्रकार से सबसे बड़ा प्रहार है और सबकी सोच से कई आगे बढ़कर उसने हम पर प्रहार किया और सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। मतलब आप विनय जी, आप ये मानते हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है सिर्फ कोरोना की वजह से इस तरह की चीजें हो गई, लोग देते थे, लेकिन ये तो परिपाटी है, कोई देता ही नहीं है। ये तो आप कोरोना का बहाना तो इस बार आ गया ना सर, पहले की सरकारों में भी इसी तरह की स्थिति रही है। यानी कि हर साल जो संपत्ति का विवरण देना है, जो ब्यौरा देना है, उसको लेकर के आप लोग, कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं है। तो क्या संपत्ति के बारे में जो सूचनाएं हैं, जो विवरण है, जो ब्यौरा है, क्या जनता से छुपाने की कोशिश हो रही है? जनता को बताना नहीं चाहते राजनेता, जनप्रतिनिधि कि पता नहीं कितनी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली, सब कुछ बता दें तो कहीं चुनाव में दिक्कत ना हो जाए। मैं आ रहा हूं लखपत बुटोला जी के पास। लखपत बुटोला जी, आपके विधायक कम है, तब भी आप नेता प्रतिपक्ष का ही नाम इसमें शामिल है, बताइए सर। आपके सबसे बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने 12 ही नहीं, कोई विवरण ही नहीं दिया कितना पैसा 5 साल में उन्होंने अर्जित किया, कमाए नहीं कमाए, सैलरी ही तो दिखाते, कुछ तो दिखाना पड़ता है ना सर, कितना पैसा 5 साल में, कितना पैसा उनके पास है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। जनता के पास कहाँ से सूचना फिर आएगी कि मेरा नेता साल भर में क्या काम कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पॉकेट में पैसे डालते जा रहा है, हम लोग का काम नहीं कर रहा है वो? देखिए, आप समझिए कि जब कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ने जाता है हाँ। और उसको अपना सारी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ता। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों में आपने कहा, मैं एक चीज कह सकता हूं कि विधानसभा के अंदर जो सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री है, भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए प्रदेश को, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भाजपा के 2 बार के विधायक संजय गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मदन कौशिक जी विधायक बनने से पहले छोटी सी कारोबार करते, छोटी सी दुकान चलाते थे। आज वो लाखों करोड़ों संपत्ति के मालिक है, तो कहाँ से हुए? इससे सीबीआई और हाईकोर्ट के किसी जज से जांच की जानी चाहिए। भाजपा ने 5 साल पहले कहा था कि हम लोकायुक्त लाएंगे और सारों की जांच करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि गोयल साहब कह रहे हैं कि कोरोना का काम आया, आपने कोरोना काल में तो मास्क घोटाला कर दिया, सैनिटाइजर घोटाला कर दिया, ऑक्सीजन घोटाला कर दिया, RT-PCR घोटाला कर दिया। तो आप घोटालों में मत रहे तो आप कहां से कानून बनाने की काम करते और कहां से आप बढ़ते? मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इसको किया जाना चाहिए।
एक ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे होनी चाहिए और ये जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है और उनका दायित्व भी है कि वो समाज के सामने एक उदाहरण पेश करें। लेकिन जिनको 57 का बहुमत मिला हुआ है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो शुचिता की बात करती है, वो अगर एक भी उनका व्यक्ति, आप रेशियो देखो तो कांग्रेस के लोगों ने पहले भी ज्यादा अपना जो पूरा का पूरा ब्यौरा है उसको देने का काम किया। भाई छोटा सा उदाहरण आपसे कहता हूं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आप भी इसमें शरीक हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष ही नहीं भरे, कितना पैसा विवरण संपत्ति कुछ नहीं भरे, तो ये सारी चीजें आपकी पार्टी के ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर, आपके विधायकों के ऊपर भी लागू होती हैं सर। सुन लीजिए, मैं आपसे गौरी शंकर जी, आप देखोगे प्रशांत सिंह जी ने 2017 का जब नामांकन किया था, उसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी चल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उसके बाद साल दर साल जिसको लेकर के कहा गया है कि पूरा भरना पड़ेगा, उसको लेके मैंने आपसे कहा कि वो कोई विद्यालय उसमें कोई दिक्कत, लेकिन विधानमंडल का जो नेता है वही यदि इस तरह के उदाहरण पेश नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, लोकायुक्त नहीं लाएंगे, 57 के बहुमत की सरकार है और एक विधायक जो कहते हैं कि हमें तो आप लोगों ने, तो बुटोला साहब, आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं? आप लोग भी तो वही काम कर रहे हो ना जो बाकी पार्टियां कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त सब दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जोत सिंह बिष्ट आपके कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखिए, वैसे वो कह रहे हैं कि इसको मैंडेटरी अगर बना दिया जाए तो बेहतर है। जैसे मैं आपसे एक बात कर, यदि आप रिपोर्टिंग करते, मैं कई बार आपके चैनलों पे आए हो, कांग्रेस ने चाहे लोकायुक्त की बात हो और चाहे इस तरह की जो संपत्ति का विवरण देने की बात हो, उसको लेकर कांग्रेस ने सदन में भी और सड़क में भी बातें रखने का काम किया। हम कई बार पीसी करके भी इन चीजों को पूछने का काम किया। मैं ये जरूर कह सकता, जो सरकार 2/3 बहुमत के साथ आई है, वो सरकार शुचिता की बात करती है, अगर उदाहरण पेश करती तो बहुत अच्छा लगता। मैं केवल और केवल जुमले मतलब इंतजार कर रहे थे आप बुटोला साहब, आप इंतजार कर रहे थे कि जब सीएम साहब देंगे तभी हम लोग देंगे, पूर्व सीएम साहब देंगे तो तभी हम लोग देंगे। तो फिर आप लोग भी कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं? आप लोग भी तो बहुत अच्छा उदाहरण नहीं पेश कर रहे हैं। फिर विपक्ष में बैठने का क्या मतलब हुआ कि सरकार अगर कुछ गलती कर रही है तो आप सवाल ही नहीं उठा रहे हो, बल्कि उसी लाइन पर आप ही चल रहे हो। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। 2015-16 में हमने लोकायुक्त राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल ने दोनों बार लोकायुक्त वापस किया। जब हमने तीसरी बार भेजा, उन्होंने फाइल ही दबा दी, उसको साइन करने का उन्होंने जहमत। ये सब ठीक है सर, ये सब ठीक है। देखिए क्या है ना, मैसेज गलत जाता है जनता की। मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, मैं आऊंगा। मैं भी शिशुपाल रावत जी के पास में आ रहा हूँ। रावत साहब, एक बात बताएं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब देखिए इस तरह की भी चुनौतियां आती हैं। आप लोग भी मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक आपकी पार्टी से भी कई बनेंगे, सरकार बनाने की भी दावे किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में डाल लिया आप ना कि देखिए ये लफड़ा हो रहा है कि मतलब बीजेपी पर भी सवाल उठ रहा है, कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होने देंगे आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो। देखिए बहुत अच्छा आज आपका जो लेकिन दिल्ली वाला भी थोड़ा उदाहरण दीजिएगा सर। हर बार आप लोग केजरीवाल मॉडल और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो यहाँ भी बताइएगा दिल्ली मॉडल में इस मसले को लेकर क्या हुआ, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके पास कुछ नहीं था जब चुनाव लड़ रहे थे, और आज वो करोड़ों और अरबों के मालिक हैं। तो इसका भी थोड़ा बताइएगा, जरा रिलेट कीजिए। चलिए बताइए आप उत्तराखंड में क्या सोचे हैं। देखिए उत्तराखंड की जो बात है, हमारे दोनों भाई गोल जवाब दे रहे हैं। ये जब तय कर दिया गया था कि भाई कोई भी विधानसभा का जो सदस्य होगा वो जो है प्रतिवर्ष अपनी आय व्यय का लेखा जोखा जो है विधानसभा पटल पे रखेगा। आज चाहे मुख्यमंत्री भाजपा के हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हो, काजी निजामुद्दीन जी हो, बड़ी फहरिस्त लिस्ट पढ़ रहा था मैं, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। तो भाजपा और कांग्रेस हम शुरू से कहते मिले हुए, अब इस बार देखना आपकी कई विधानसभाओं में हमने देख लिया कि ये लोग जो है आपस में मिलकर के जो है आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का भी काम कर रहे हैं, और इन्हीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को जाना जाता है। हम यही व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं कि खुद अच्छा रावत साहब, मैं रोकना चाहूंगा, एक जरूरी खबर इस वक्त मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है